अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कुछ ज़रूरी मौज़ूआत आज इंशाल्लाह ज़ेरे गौर रखते हैं। एक तो हाइब्रिड निज़ाम, जिसके ऊपर हमने कल वैसे तो थोड़ी बात कर पाए थे, आज थोड़ी उसकी तफसील में जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब एक नहीं दो इंटरव्यूज़ में कहते हुए नज़र आए कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, अगर ये हमें 90 में ये नुस्खा मिल जाता तो शायद मुल्क में ये इतना ज़्यादा एक पॉलिटिकल मसाइल होने से और ये तमाम मामलात होने से सियासी डेडलॉक्स बनने में रुक जाते। ये बहरहाल क्या पहली दफ़ा ये तजवीज़ या ये नुस्खा कॉइन किया गया है किसी को, क्योंकि शायद ये बात गलत नहीं होगी, ख्वाजा साहब के लिए तो ये कोई पुरानी बात है नहीं, क्योंकि 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो वो भी यही कहते थे कि हम लोग वन पेज हैं और हम लोग एक ही पेज पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये असल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये अभी इस दौर की नहीं निकली हुई, ये उस वक्त इन टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इन तरह की तमाम तर जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लेकिन उस वक्त सिरापा एहतजाज, जिसे कहते हैं ना बिलबिलाता हुआ एहतजाज, उस वक्त की PDM करते थे कि ये आप जमहूरियत का आप सफाक कत्ल कर रहे हैं, और बहुत मतलब तनकीद के ऐसे ऐसे निश्तर बरसाते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। वन पेज थ्योरी को भी हर तरह से उसको मस्मार किया जाता था। तो बात यह कि नुस्खा पुराना नहीं है, नुस्खा उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन गालिबन ख्वाजा साहब को या PMLN को इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो उनके सियासी हरीफ उनके पास वो इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त। अब वो खुद कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये इससे अच्छा तो कोई निज़ाम नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह बात रहेगी। सिर्फ इतनी बात, एक फैक्चुअल बात है, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट बात है कि ये जो टर्म्स है ना, ये हाइब्रिड निज़ाम है या वन पेज है, ये इस दफ़ा की कोई हुई भी टर्म्स नहीं है। ये तमाम तर टर्म्स हमने जब पहली दफ़ा सुनी थी वो दरअसल 2018 और ऑनवर्ड्स था, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। और नाजरीन, डिप्लोमेटिकली तो ये सिक्सर है पाकिस्तान की तरफ से कि जो नोबेल पीस इनाम के लिए सदर ट्रंप की नॉमिनेशन पाकिस्तान ने करवाई है, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया है जिसके तहत ये किया गया है। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग इट इज़ क्वाइट अ सिक्सर, क्योंकि इसके ऊपर सियासी तौर पर तो तनकीद भी आ रही है, तारीफ भी आ रही है। दोनों को मेरिट्स पे आज हम परखेंगे, बात रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि PTI को अब से कुछ माह पहले तक सदर ट्रंप उनको सबसे जमहूरी शख्सियत पूरी दुनिया के लगते थे, लेकिन अब PTI को वो उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि प्रॉबेबली खान साहब या PTI की बात उस तरह से सदर ट्रंप नहीं कर रहे जैसे कि PTI को तवक्को थी। ये एक तल्ख हकीकत है PTI के लिए। और दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप जो पहले जो है जिनसे हुकूमत और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, कई सारे ऐसे लोग थे, हुकूमती वज़रा, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, कई सारे हुकूमत के लोग थे जो कि सदर ट्रंप से खासे एप्रीहेंसिव थे कि पता नहीं वो आते हैं तो वो क्या पॉलिसी लाएंगे, हमारे लिए कहीं कोई मसाइल ना खड़े हो जाएं। अब जो है वो सदर ट्रंप को बतौर नोबेल पीस प्राइज़ उनको नॉमिनी उनको देख रहे हैं। जाहिर है ये जो एलामिया है ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो एक फितरी बात है कि तमाम वफाकी वज़रा, तमाम लोग, पूरी की पूरी काबीना गोया इस मामले पे एक पेज पर है। तो ये भी एक स्टार्क कंट्रास्ट है कि पहले जिन वज़रा को अच्छे नहीं लग रहे थे या उनको बहुत खौफजदा थे वो लोग सदर ट्रंप के फौरी तौर पर आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। लेकिन बहरहाल अगर इसको हम एक डिप्लोमेटिक लेंस से देखें तो ये एक सिक्सर ज़रूर है, क्योंकि मसला कश्मीर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा सदर ट्रंप ने इसके ऊपर बात की है कि मैं इसको हल करूँगा। जब वो ये बात करते हैं ये ज़ोरदार तमाचे की तरह भारत के मुँह पर ये बात उनको जाके लगती है। और लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइंद बात होती है कि कोई मसला कश्मीर की तरफ कोई इस तरह का ग्लोबल लीडर रुख कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जो अभी पाक भारत जंग छिड़ी और जो एस्केलेशन हुई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, जिसका एतराफ़ भारत की तरफ से भी कई मरतबा आ चुका है। गोया ये कि हिचकिचाते हुए कि उसको थमने में या उसको डी एस्केलेट करने में सदर ट्रंप ने एक अपना बहुत अहम किरदार अदा किया था, विच हैपन्स टू बी द बेसिस ऑफ दिस नॉमिनेशन। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। कुछ चीज़ों को हम फौरी तौर पे देखते चलते हैं और फिर उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं राइट अवे आईड लाइक टू स्विच टू माई गेस्ट, ताकि हम लोग अपनी बात का जल्द से जल्द शुरुआत कर पाएँ, आगाज़ कर पाएँ। Here in the studios joined by सैयदा शैला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात की और साबिक डिप्यूटी स्पीकर भी रही हैं सिंध असेंबली की फॉर लॉन्ग टाइम। वेरी वार्म वेलकम आपको शैला साहिबा। नईम पंजोता साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बोर्ड लीडर हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी और लीगल एतबार से, दोनों एतबार से अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद नईम साहब। इख्तियार वली साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात और नशरियात, तमाम तर मामले पे हुकूमत और बिलखुसूस PMLN का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि बड़े सेलिब्रेटेड लीडर हैं PMLN के, तो अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे और पूछेंगे कि आपने पहली दफ़ा सुनी है ये हाइब्रिड निज़ाम वाली टर्म, तो वार्म वेलकम आपको इख्तियार साहब।
शैला साहिबा, बात का आगाज़ आपसे, आई बिगिन विद द लेडी फर्स्ट। आप बताएं कि ये आपको कैसा लगा? डिप्लोमेटिकली तो शायद पाकिस्तान भारत से कई कदम आगे नज़र आ रहा है इस नॉमिनेशन के साथ, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है लोकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो कई लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जब तक इजराइल की खुल के मजम्मत नहीं करते तब तक ये बात उस तरह से नहीं बैठती। आपका अपना क्या ख्याल है, कितना पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली विन किया है, और क्या जो भी बिलावल साहब की भी जो अमेरिका का उनका एक बड़ा एक्सटेंसिव दौरा रहा उस दौरान भी कोई इस हवाले से बातचीत हुई, या उनको वो कितना एंगेज कर पाए अमरीकी तमाम जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके साथ अपने उस दौरे में? बहुत ही संजीदा सवाल है और दोनों सवाल बड़े ही तवज्जो तलब है। बिलावल साहब का जहाँ तक दौरा है उसको हमारी अपोजिशन पार्टीज़ भी जो हैं बहुत सराह रही हैं, और सब ने देखा कि किस तरह से वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा, और पूरी टीम ने कहाँ से चले थे और ब्रसेल्स तक आए। और मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन मुसद्दिक़ मलिक साहब का कहना था कि वो सुबह 9 बजे से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से मीटिंग स्टार्ट कर देते थे, और ज़ाहिर हमें हर चीज़ नहीं आती थी, जो बड़ी कोई बात होती थी वो आ रही होती थी, लेकिन साइड मीटिंग्स हमें इतनी नहीं पता चलती थी, तो वो तो एक अलग बात है। अब जो जहाँ तक बात है नॉमिनेट करने की, देखिए सबसे पहले हम लोग अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, और जिस तरह से जारियत भारत ने की थी, और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी मौलाना फजलुर रहमान की, कि उन्होंने कहा मोदी ने की थी, क्योंकि मोदी के साथ ना उसकी अपनी आवाम थी, ना उसके फ़ौज के लोग थे, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, तो वो जारियत बढ़ सकती थी। और हमने रिटेलिएट करने के बाद जब हमने अपना राइट लिया है, बदला लेने के लिए हमने अटैक किया है, तो उसके बाद भारत ठीक है उसने रिक्वेस्ट की ट्रम्प से और रुक गई, लेकिन भारत को क्योंकि शौक़ है इज़राइल वाला किरदार अदा करने का, और भारत ने भी अपने यहाँ अक़लियतों का मोदी की हुकूमत में बहुत बुरा जो है उनके साथ सलूक हो रहा है, तो मोदी जा सकता था आगे और उसे कोई सपोर्ट मिल सकती थी। तो उस सिलसिले में अगर एक रिक्वेस्ट की गई थी और फिर ट्रंप ने अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल की, तो पाकिस्तान का राइट बनता है। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि हमें वाकई ये भी देखना चाहिए कि 2 हफ्ते जो कहते हैं ट्रम्प साहब के वो अपना किरदार अदा करेंगे, तो वो किरदार तो जंग रुकवाने का होना चाहिए ना, उस किरदार में जंग करने का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो इलेक्शन लड़कर आए हैं उन्होंने कहा मैं जंगें रुकवाऊंगा। तो हम ये समझते हैं कि अगर जंग रखवाने का किरदार होता है, क्योंकि 30 साल से एक इल्ज़ाम जो है वो लग रहा है ईरान पे, और उनको एंगेज किया गया 60 डेज़ और 61 डेज़ पे जिस तरह से हुआ। और एक इत्तलात ये भी आ रही हैं हमने, क्योंकि हमारे पास अखबार ही होता है ज़रिया, उसमें पढ़ा कि 300 हेल मिज़ाइल भी जो हैं वो अमेरिका ने इज़राइल को दिए। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये अब ये कहना है कि 12 दिन में जो है वो जौहरी क़ुव्वत हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है। बहुत ही मैं समझती हूँ कि शर्मनाक स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि 30 साल तक आप ये कहते रहे 30 साल से, तो अगर वो अपना ये किरदार अदा करते हैं कि इसको रुकवाएं, जो कि वो नाकाम रहे गाजा में, जो कि वीटो हुआ, तो मैं नहीं समझती कि वेरी फेयर। आपने तो बड़ी एक मतलब मेरी अपनी राय है, क्योंकि अभी इतना बड़ा जल्दी है, मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी की क्या राय है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गाजा में जो नाकामी है इनके बाद भी उसके बाद मैं नहीं समझती। आप नहीं समझती? और वैसे हमारी अपनी ज़ाहिर एक अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी या आपकी पार्टी की क़यादत को ऑन बोर्ड लिया गया होगा। आई एम श्योर। मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, हो सकता है लिया गया हो सकता है नहीं लिया गया हो, लेकिन एक इंसान की ज़ाती राय होती है। मैं अपनी ज़ाती राय दे रही हूँ, ज़ाती राय दे रही हूँ। तो वेरी फेयर। पंजोता साहब आप बताएं, आप अब ये जो बात है ये भी कोई एक तल्ख हकीकत ही गालिबन इसको कहेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप से आपकी जमात को खासी उम्मीदें थीं कि आप लोग जब वो आएंगे तो कुछ वो खान साहब की बात करेंगे, फिर उनकी तरफ के कई आपको पता है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ट्वीट्स वगैरह करते रहे, आप लोग उस पर भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आए, लेकिन वो चीज़ें सोफार नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी आप क्या बतौर जमात आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की स्टेप की तायीद करनी चाहिए?
اگر کل کو وہ کوئی کر جاتے ہیں ایسی بات یا مطلب خان صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھا لیتے ہیں تو یہ آپ نے امکان بالکل خارج کر دی ہے اپنے ذہن سے یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ جو آپ کی امیدیں وابستہ تھی؟ پہلے تو میں امید کروں گی آپ ان کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ آپ نے امیدیں رکھی تھیں ان سے بہت. مولانا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. پلیجر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر کھانا دیا گیا امریکہ کے اندر اس میں وزیر اعظم بے شک فارم 47 کیوں ان کا نہ ہونا پوری دنیا کے اندر ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. اس کا جواب ہمیں چاہیے اور قوم مانگ رہی ہے کہ بھائی آپ کی یہ کریڈیبلٹی ہے, جس طریقے سے آپ آئیں گے تو پھر اس طریقے سے ہی آپ کے ساتھ ٹریٹ بھی کیا جائے. نہیں لیکن آپ دوسرا دیکھیں ٹرمپ نے کیا اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے بیان نہیں دیا. نوبل پرائز تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں, ان کا رول ذرا دیکھیے کہ کیا انہوں نے اسرائیل کے حق میں سپورٹیو بیان دیا ہے؟ تو بالکل ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا. تو آپ تو امن کے حوالے سے دے رہے ہیں نا, تو امن کے حوالے سے کیا انہوں نے کوئی کردار ادا کیا یا وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو کویسچن مارک ہے یہ وہی شیلا صاحبہ نے مسلمانوں کے خلاف, تو وہ تو کھل کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں. اچھا تیسری بات, آپ بیٹھے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور سپورٹ آپ ایران کو کر رہے ہیں, یعنی زبانی کلامی, ٹھیک ہے. چوتھی بات پارلیمنٹ میں کرایا ان کو سپورٹ, کافی سپورٹ کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, بیٹھے آپ کھانے آپ ادھر کھا رہے ہیں لیکن سپورٹ آپ ادھر کر رہے ہیں. اسمبلی ہے انہوں نے بھی اظہار تشکر کیا ہے پاکستان کا. تو کیا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ہماری طرف سے یہ آئی ہے کہ امریکہ کو ہم نے کہا ہے کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے کہ تم جا کر ادھر سپورٹ کرو, ہمیں کھانے پہ بلا کے اور آپ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جو ہے آپ موریں لگا رہے ہیں, تو ہم تو یہ قبول نہیں کریں گے. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ آئے گی. کوئی آپ کیا توقع کرتے ہیں کانفرنس بلانے کے لیے کیا کوئی ریکوزیشن ان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے گئی ہے؟ نہیں گئی ہے. اچھا میں سنانا چاہتی ہوں, سنیے گا. نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے, ان کا ایک ٹویٹ تھا کہ آج کل ٹرمپ نو تسی پیو بنا لیا ہے تے ہون پھر پوچھو ٹرمپ کس دا پھر پیو بنیا ہے. نصر اللہ ملک صاحب تو پوچھو نا. نصر اللہ ملک صاحب نہیں, وہ ان کا ٹویٹ تھا وہ گورنمنٹ پر کرٹیسائز کر رہے تھے. وہ دیکھیں اس وقت جو ہے جب الیکشن جیتا ٹرمپ, اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو ہے کہا کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بات کریں گے, اور اس وقت یہ کہا کہ ٹرمپ نے پیو بنا لیا. بہت بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن لگتے تھے, ادا کرتے تو ٹھیک, اگر انہوں نے ادا نہیں کیا پوری دنیا کے اندر ہی, ٹھیک ہے, تو ہم پھر کیوں اس کو کہیں گے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے نا. مطلب آپ کے لیے وہ بات کریں گے تو پھر وہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں کریں گے کیونکہ فلسطین کے حق میں کر دیں, ایران کے حق میں کر دیں, ہمارے بارے میں نہ بولے. ہم لڑ رہے ہیں, ہم عدالتوں میں گئے, ہم احتجاج بھی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتی طریقہ کار سے باہر آئیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہاں سے ٹرمپ فون کرے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کال سے عمران خان, نہ کبھی عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, نہ کبھی آفیشیل اکاؤنٹ سے اسٹیٹمنٹ آئی, کہیں پر ایسی بات نہیں ہے. انہیں کہہ دیجئے کہ آپ ایران کے حوالے سے کوئی بیان لے لیجئے یا کوئی وہ دکھا دیجئے. میں وہ بھی سناؤں گی ویسے, چونکہ اسی طرح کا ایک تقاضا حکومت کے لوگ بھی آپ سے بہرحال کر رہے ہیں. یا تو میں بھی آپ سنا دوں ورنہ اختیار صاحب کی بھی ایک ٹرن ہے. چلے میں سنا دیتی ہوں, پھر پنجوتا صاحب اس کا جواب آپ ضرور اپنے پاس رکھیے گا, کیونکہ یہی تقاضا آپ سے گورنمنٹ کے لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ ان کو بول رہے ہیں کہ آپ ڈو مور, وہ تقاضا حکومت کے لوگ وزیر اطلاعات پنجاب جیسے ہیں. سنیے گا عظمہ بخاری صاحبہ کیا تقاضا کرتی ہیں, بلکہ تقاضا کیا وہ تو ایک تائی رہی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیوں بیان نہیں آ رہا. سنیے گا. دیکھیں اسرائیل کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتا ہے بندے کا, اور جب بچے پل رہے ہوں نا ان گھروں میں, گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں جمائمہ بی بی کے جو بھائی ہیں, انہوں نے ابھی 2 دن پہلے جو ٹویٹ کیا ہے, پہلے بہانہ تھا پی ٹی آئی کے پاس وہ ملاقات نہیں ہو رہی نا, بس اس لیے ٹویٹ نہیں آ رہی. حالانکہ ٹرمپ کے جو ہے وہ جیتنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی, 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹویٹ آ گئی تھی, اور یہاں پر تو باقاعدہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. سو جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں نا کسی جگہ پر, پھر آپ سے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ نہیں بول سکتے. جی آئی ہوپ کہ جب لوٹیں ہم پنجوتا صاحب کے ساتھ وہ اس بات کا ضرور جواب فرمائیں جو کہ یہ تقاضا عظمہ بخاری صاحبہ نے کیے. اختیار ولی صاحب آپ سے بھی بہرحال کچھ تقاضے ہیں جو کہ پنجوتا صاحب نے کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ کیوں مدعو نہیں تھے, اس کا جواب فرمائیں. اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیں, یہ میرا بھی آپ سے عرض ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام کی پوری ٹرمینالوجی ہے اس وقت آپ کو اتنی بری لگتی تھی, اب خواجہ آصف صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ماڈل تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا, اگر آ جاتا تو 90 کی دہائی کے سارے مسائل حل ہو جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. دیکھیں یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے نا, یہ عمران خان کا
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जी, मैंने भी यही बात अर्ज की है इब्तिदाइये में। मैं इनको यही कह रहा था कि ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो फौज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैरक और बॉर्डर तक छोड़कर आ गई थी। ये लोग हाथ से पकड़कर पार्लियामेंट में लाके इन्होंने बैठा दिया था। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब देख रहे हैं ये कैसे चलता है, लेकिन अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और जहां तक इनको एक सरकारी नौकर की, मतलब फील्ड मार्शल की ये बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकर की दावत की है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, तो ये सरकारी नौकर था जिसको आप कौम का बाप कहते थे, हमने उसको कौम का बेटा बना के भेजा है। तो फर्क तो बहुत बड़ा है। और आपको अपने मामलात जो हैं खुद जरा अपने माजी पे नजर डालें कि ये सारी चीजें आपकी ही इंट्रोड्यूस करदा है इस मुआशरे में, इस जमहूरी कल्चर में और पाकिस्तान के जमहूरी अक़दार में। ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। हम तो उसको देख रहे हैं और अब एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छे हैं, ठीक है, चलने दे, इसी तरह ही अच्छा है। पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। वो पाकिस्तान जिसके टूटने की बातें होती थी, जिसको डिफॉल्ट करने के हर रोज नए बयानिए गढ़े जाते थे। आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, खाकम बदहान ये श्रीलंका और सोमालिया और पता नहीं इथोपिया बनने वाला है। हम तो जो है तो माइंस बिछाकर आए हैं, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल नहीं सकता। अब अगर पाकिस्तान को संभालने के लिए हाइब्रिड रिजीम भी बनाना पड़ती है तो मेरे ख्याल में इसको कोई कबाहत नहीं है मुश्किल हालात से निकालने में। जहां तक बात है ट्रंप की, तो ट्रंप को तो सबसे पहले मुबारकबाद। आपके पार्टी के इमरान खान के कहने पर जुल्फी बुखारी साहब गए थे, उनके कान में फौरन जाके उनको कह दिया था कि एब्सोल्युटली यस, लेकिन आपकी दाल गली नहीं है। अब आपका बयानिया चेंज हो रहा है। आपने जितने बयानिए बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की तारीख है कि आपके लीडर का बयानिया, जितना भी इमरान खान ने बयानिया बनाया उससे उसने यू टर्न ले लिया। लेकिन वली साहब अभी बिल्कुल आपकी बात, आपने उनको उनकी मेमोरीज को आपने दौड़ाया, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ, आपने कहा ये बात सही है, आपने कहा कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, ये निज़ाम, ये लोग लेके आए हैं, ठीक है। उस वक्त आप लोग ये कहते थे और पीटीआई के लोग आपको बार बार बताते थे 1 पेज है, यही सिस्टम चलेगा, ये लॉक हो गया अगले 10 साल तक, बल्कि आपको बताया जाता था यही सिस्टम है। तब आप तनकीद क्यों करते थे? ये बेसिकली आपसे सवाल है। अगर ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ये फरमा रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा निज़ाम है, ये पहले मिल जाता तो सारे मसाइल हल हो जाते, तो पहले तो दिया आपको सिर्फ इसलिए बुरा लगता था क्योंकि उनका 1 पेज में आप शामिल नहीं थे। अब आप शामिल हैं तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, बात ऐसी है कि ये हाइब्रिड रिजीम बना के भी मुल्क नहीं चला सक रहे थे, हाइब्रिड रिजीम बनाकर भी इनसे मुल्क नहीं चल रहा था, इकोनॉमी बैठ रही थी। आईएमएफ के साथ फरवरी 21 में जो मुआहदा करके गए हैं, आज उसी को तो हम भुगत रहे हैं। वही हालात थे जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले गए थे कि मतलब इतना हाई रिस्क ले लो। सिर्फ हाइब्रिड रिजीम, इसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है। इन्होंने तो अदलिया को भी मिला लिया था, साकिब निसार किया, उमर अता बंदियाल किया, जनरल कमर बाजवा किया, जनरल फैज हमीद किया। बल्कि मैं ये भी कहूं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनी है, ये जनरल फैज की बाकियात की वजह से बनी है। अगर वो बाकियात ना होती तो शायद इनकी यहाँ भी हुकूमत नहीं। ये हाइब्रिड रिजीम का अभी तक ये बोया हुआ काट रहे हैं और ये खा रहे हैं। जहां तक ये बात करते हैं कि इजराइल की बात, तो जोता साहब मेरी भी आपसी दरखास्त है और पाकिस्तानी कौम भी दरखास्त करती है कि इमरान खान से कहिए कि खुदा इसराइल के हक में कोई ट्वीट कर दे। राइट, वापस लौटते हैं नाजरीन, ब्रेक का फौरी तौर पे टू आवर गेस्ट, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू शैला साहिबा। शैला साहिबा, अभी जो 2-3 इसमें खैर मौजूआत हैं, खान साहब के हक में कोई ट्वीट या चीज़ आपको भी लगता है कि कभी पीटीआई ने कोई तवक्को नहीं रखी? ये हमारे पास ट्वीट है बहरहाल एक, खान साहब ने अभी जब वो ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं तो उनको बड़ा मुबारकबाद दी है और साथ साथ कहा है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप विल बी गुड फॉर पाक यूएस रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और वी होप ही विल पुश फॉर पीस, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी ग्लोबली। ये कोई उम्मीद है कि खान साहब के हवाले से कोई कुछ वो कह सकते हैं? आपको पता है PMLN के कई वज़रा इस पे खदशे का इजहार करते रहे कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये ख्वाजा साहब का जो नुस्खा है आपके पास भी नहीं था 90 की दिहाई में कि हाइब्रिड निज़ाम हो तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब ये है कि देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने क्यों मुलाकात की, तो हर स्टेट्स के सबसे पहले अपने मफादात होते हैं
اور اگر اس برے وقت میں ہمیں اگر کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ اور سب کچھ جس سے ہماری اکانومی بوسٹ ہو تو جو بھی ہمیں بلائے گا ہم ضرور جائیں گے. باقی جو ہمارے اپنی ایک نقطۂ نظر ہے کہ جنگوں کے خلاف اور جو اسرائیل تمام انٹرنیشنل چارٹر کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے وہ ہم کہیں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ میں ذاتی معاملہ ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں ہاسپٹل پہ ہوئی اور یہ ہوئی تو اب تہران میں بھی ہاسپٹل پہ اور سب پہ کیا جا رہا ہے. 600 سے زیادہ وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو کیا دوسرا غزہ بنے گا جب ہم اٹھیں گے؟ تو ٹھیک ہے OIC بھی آج ہوئی ان کی، لیکن ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے کس حد تک، ہر حد تک. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک بارڈر جو ہے اس سے ملا ہوا ملک جل جائے اور ہم اس میں بے حس رہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری جو بات ہے، جب ٹرمپ آئے تو PTI کے پاس کافی امید تھی اور ان کے اچھے بڑے لوگ بھی ہمیں اس بات کو کہتے ملے. لیکن ایک امریکہ جیسے ملک کا صدر جو ہے وہ فرد واحد کے لیے بولے گا، اس کے پاس اپنے بڑے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کوئی وقت ہو کہ وہ ان کو امید ہو، لیکن بہت جلدی ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا. اور اس وقت بھی جو ہے جو صورتحال جس کو یہ ہائبرڈ رژیم کہتے تھے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں ہر ایک کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت چلا جائے، اور یہی ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل تھی، ہمیشہ سے ہے. لیکن جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر کے ایکسیپٹ کر کے ہر ادارے میں لا کے بٹھایا گیا وہ PTI کا دور تھا. اور پھر یہ ہے کہ اب صورتحال بہت سنگین ہو گئی، اتنی سنگین ہو گئی کہ آپ کے ملک کے بہت سارے جو معاملات ہیں اس سے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس میں آرمی چیف جاتے رہے ان کے دور میں. تو اب تو ایک جنگ سے ابھی میں نے کل وہ ہمارے پاس ایک ٹویٹ تھا، وہ غالباً علی محمد صاحب کا تھا، آئل چیک کی اگر ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جاتے رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا ابھی جو پرابلم ہے نا، ریلیٹڈ بہت ساری میٹنگز تھیں جس میں وہ گئے. تو ابھی تو ہم وہ کہہ رہے تھے وہ مطلب خان صاحب جو جاتے تھے اور وہ شیروانی میں ملبوس اور پشاوری چپل پہنے ہوئے، کہتے وہ ایک پاکستان کا سمبولزم، اس چیز کی اب دوبارہ ضرورت ہے جو ایران میں تنازع چل رہا ہے کہ وہ مسلم امہ کو یکجہتی سے ایک اکٹھا کریں، ایک کریں. ماشاءاللہ سے کردار نہیں ہے اس میں، ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے انہوں نے آج میٹنگ کر لی، لیکن کوئی کردار نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر ہوتے نا تو وہ کوئی کردار ادا کرتے، کوئی کردار ادا نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے تھے. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے. ہمارے ہاں ابھی تک سیز فائر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم ہو گئی، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں پانی جو ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر 3 دن وہ بند کرتے ہیں، 2 دن کھول دیتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سچویشن ایکسٹراڈینری ہے. تو اس ایکسٹراڈینری سچویشن کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. وزیر اعظم نے بھی مختلف دورے کیے، اپوزیشن اور گورنمنٹ، مطلب اپوزیشن تو نہیں کہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور گورنمنٹ کے لوگ بھی، جس میں چیئرمین بلاول ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کئی مرتبہ بلکہ اعتراض اٹھایا. آپ نے کہہ دیا اپوزیشن، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں لے جاتے، کیا تھا، ہم بھی اچھی نمائندگی کرتے، کوئی حرج نہیں تھا. تو بہرحال ایک اس وقت پورا پاکستان کا ہر فرد اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کریکٹ. اور میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ سویلین جو شہید ہوئے، جو اپنے گھروں کے کاموں سے نکلے تھے، ان کو صرف 1 ٹائم نہیں کوئی
मदद की जाए, उनकी बार बार की जाए। तो ये अभी सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझती हूँ कि इसमें हमें बहुत सारी बातों को खातिर में रखना चाहिए और बहुत सारी बातों को अपनाना है, क्योंकि हमें आगे निकलना है। लेकिन अब ये सिस्टम बहुत अच्छा है, तो फिर इसको कुछ वली साहब ने कहा है सिस्टम अच्छा है। अब इसको क्या नाम आप देंगे? क्या आइंदा इलेक्शन आप यही करेंगे? चलें, दिलचस्प सवाल है। वली साहब मुस्कुरा रहे हैं। पीटीआई और पीएमएल-एन में मुकाबला होगा। वाह के बिल्कुल होगा। आप लोग साइड पे हो जाएंगे कि हाइब्रिड में आप लोगों का पीपल्स पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब फिर तो नारा तो यही होगा ना, हाइब्रिड को इज्जत दो। बताएं जी, वली साहब बहुत सख्त सवाल कर दिया है आपसे, लेकिन पंजोता साहब, क्या आप इस टकराव के लिए तैयार हैं? पीटीआई पीपल्स पार्टी हकीकी जमहूरी जमात के तौर पर वो कहेंगे भाई हमें आप इससे दूर रखें, ये लोग कहेंगे पाकिस्तान के अब्बू को वोट दो, वो कहेंगे ये निज़ाम अच्छा है उसको वोट। बताएं जी, बहुत सख्त मुकाबला है। देखिए मोना, बात यह है कि पहली बात कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ बयानात देती नज़र आ रही है कि हम बड़ा मौक़िफ़ जो है वो जमहूरी रखते हैं और बजट के अंदर भी हमसे इनपुट नहीं लिया गया, उस मामले के अंदर भी हम शामिल नहीं हैं। तमाम मामलात में आप शामिल हैं। जितना सेटअप बना, पीडीएम की हुकूमत हो या उसके बाद का सारा सेटअप, आप तो कहते थे कि हम किसी को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, और फिर आपने उसी के भाई को बना दिया। आप उसके साथ बतौर फॉरेन मिनिस्टर जाकर बैठ गए। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं तस्वीरें देखता हूँ कि वो हेड कर रहे होते हैं और ये साथ बैठे होते हैं जैसे उनकी काबीना के कोई मतलब, अब मैं लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इनको बुरा लगे, लेकिन एक बड़ी ही तजलील है पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है इस पीपल्स पार्टी के वर्कर बचाने के लिए आ जाते ना आगे, क्या इलेक्शन बार-बार करते रहे जब तक आपकी मर्जी का नंबर ना मिले आपको? देखें पीपल्स पार्टी का जो वर्कर्स है ना, वो भी इनसे नाला है इस बात के ऊपर कि आपने जो है जो भुट्टो का विजन था, जो बेनज़ीर साहबा ने कुर्बानी दी, आपने उसके ऊपर भी पानी फेर दिया कि आप उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए जिनके खिलाफ हमारा सारा मौक़िफ़ था। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से एक हदायत आई जिसके बारे में ये जिक्र करें कि पीटीआई जो है ना, वो सबसे ज़्यादा, हम तो आवाम के वोटों से आए, हमें तो अब भी वोट मिला और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आवाम के वोटों से ना होते क्यों तो फिर आप पिटीशन लेकर जाते, कि आप कहते जी कि यहाँ पर फॉर्म 47 है, यहाँ पर आप जीते हैं, यहाँ पर हमारी इलेक्शन जो है पिटीशन ज़ेर-ए-इल्तवा है, 180 दिनों का टाइम है, उसके बावजूद डिसाइड नहीं हो रहा, पिटीशन पीटीआई के दौर में पेंडिंग रही और उनका हिसाब किताब नहीं हो सका, तो ये कोई चीज़ लेकर आते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारी पिटीशन ऑफर किया आपको पंजोता साहब, देखें ऑफर पहली बात यह है कि हमारी 180 सीटें जो हैं वो हमारी हैं और उसके मुताबिक इमरान खान वजीर आज़म हैं। इमरान खान को एक जो लंदन डील के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया, नवाज शरीफ जो नायल थे उनको एल करके इलेक्शन में लड़वाया गया और इनको हुकूमत दी गई, इमरान खान को जेल में डाला गया। हम इस सेटअप को क्यों कबूल करते? जब अवाम ने वोट दिया है 8 फरवरी को, उस वोट को नहीं माना गया। पतन वो एक आज़ाद इदारा है, वो कह रहा है कि 64 तरीकों से धांधली की गई है। आपका नंबर थोड़ा सा भी, क्योंकि मैंने बड़ा सुना है जी, 64 तरीकों से धांधली की गई है, ठीक है, वो बड़ी वाज़ेह है। इन्होंने कहा एक और चीज़ कि इमरान खान का जो है ना वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, इमरान खान इसराइल के खिलाफ नहीं। ये कैसी बात है कि मैं अगर ललकारता हूँ मोदी को तो आप ये कह दें कि पूछ के, अब इमरान खान अडयाला जेल से पूछ के जो है वो मोदी के खिलाफ ट्वीट कर रहा है, तो नवाज शरीफ को कहिए कि आप भी जरा पूछ के मोदी के खिलाफ ट्वीट कर लेते जंग में। उनका तो कोई ट्वीट ही नहीं आया, उनका तो कोई मौक़िफ़ ही नहीं आया, और इमरान खान का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड है, वो पड़ा हुआ है, वो तमाम वीडियोस हैं। मैं इधर चला देता हूँ, आपसे नहीं चलाई जाएगी, मैं तो चला दूंगा, लेकिन आपका कैमरा हो सकता है लाइव चलाने से कासर हो। ये है। अच्छा, आप उनकी पुरानी वो चला रहे हैं? नहीं, फिर लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ, ना ये चलाए ना, नहीं चल रही है, आप चल रही है आपके माइक पे, मैं बात ये कर रही हूँ, बात क्या हो रही है? हमारा तो मौक़िफ़ फर्क है, हमारा मौक़िफ़ ट्वीट आया 1947 में नहीं, मजम्मती ट्वीट आया नहीं बंद होता, प्रोग्राम नहीं होता, 30 पहले अंदर गए ना, कोई मसला नहीं है, अगर बंद होता है तो होने दें। तो ये बात का जवाब ही आ रहा है ना कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि क़ायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ वो हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है। आपने 6 लोगों की मुलाकात नहीं कराई, आपने 2 बहनों को मिलवाया, वो भी 15-20 मिनट की मुलाकात हुई जिसपे इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल आप अलर्ट लीजिए। इमरान खान का तो मौक़िफ़ क्लियर है, आपका मौक़िफ़ क्या है मोदी के हवाले से? नेतन्याहू को उसने क्रिमिनल कहा है, आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? 2024 के अंदर ट्वीट्स हैं, ये उसकी वीडियोस है जिसके अंदर आप बोल रही थी कि वो आवाज ना जाए,
ठीक है जी, बोल रही थी ना इसलिए। सवाल इसीलिए कर रही थी। नहीं, आप इसलिए बोल रही थी। आपकी आवाज गई है तो बात ये है, आप चेक कर लें। मैं चेक करूंगा, आप करें, मैं चलाऊंगा भी ना बाद में। देखें, ओके, इमरान खान का मौक़िफ़ क्लियर है। तीसरी बात, इसराइल के अंदर वो क्या नाम था उसका, मौलवी अजमल, वो मौलवी अजमल किसने भेजा था? नवाज शरीफ ने भेजा था ना, इमरान खान ने तो नहीं भेजा था। अभी भेजा था मौलवी अजमल ने ये कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा इसराइल में, किस लिए जी? के कारोबारी लेन देन की कोई बात ही, भाई वो जो इजराइल है जिसको हम कबूल ही नहीं करते, हमारा मौका क्लियर है, तो आप वहां जाकर कारोबार की बातें कर रहे हैं और नोबेल प्राइज दे रहे हैं। किस बात का आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं? क्या उन्होंने किरदार अदा किया है? तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अच्छे बच्चे बन के अमेरिका के सामने लेट जाएं कि ठीक है, जो आपकी डिमांड्स हैं दहशतगर्दी के हवाले से, अड्डों के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान जेल में रहना चाहिए। जो इन्होंने PMLN के हवाले से कहा है कि वो हाइब्रिड का है और आपका मुकाबला भी सख्त है, वली साहब आपसे भी ये सवाल है, शैला साहिबा ने किया है कि ये अब आप लोगों में कंपटीशन है, पीपल्स पार्टी बहैसियत एक लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के वो अपने आप को अलहदा करते हैं। और दूसरा ये भी फरमाएं, अभी जो ये बताया है इन्होंने, मुझे नहीं पता कौन मौलाना अजमल, मैं नहीं जानती, बट ये कोई आप इस तरह की चीज है, आपकी तस्दीक है, तरदीद है इस बात पे? देखिए, मैं ये वैसे लफाजी और मफरूजों पे बात करते हैं, मैं इनको पार्लियामेंट की तकरीर का हवाला देता हूँ कि आसमा हदीद आपकी पार्लियामेंटेरियन थी, आपकी रुकन कौमी असम्बली थी, और उसने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इसराइल को तस्लीम करने की जो उसने तकरीर की थी, जो उसने मफरूजे गढ़े थे, वो रिकॉर्ड पर है, कौमी असम्बली की रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। आपके लीडर इमरान खान नियाजी साहब उस वक्त वजीर आजम थे, आप तो उस वक्त बहाने ढूंढ रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने का हम कौन सा रास्ता अपनाएं, लेकिन आपका रास्ता किसी ने हमवार नहीं होने दिया। पाक फौज के कुछ जर्नल आपके साथ मिल गए थे, लेकिन पाक फौज आपके साथ नहीं मिली हुई थी। ये फौज ही थी जिसने इस मुल्क को बचा लिया, ये फौज ही थी जिसने इस मुल्क को उस मुसीबत से बचा लिया, वरना आप तो इसको पता नहीं इजराइल की कॉलोनी बना रहे थे। अच्छा, बट मैं वली साहब एक अर्ज करना चाहती हूँ, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बिल्कुल इसमें थोड़ी सी आ जाए कि हमने सुना था कि कोई मीटिंग हुई थी और कोई साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कुछ सहाफी मिले थे, तो वो वहां पर उन्होंने कोई ऐसे बातों का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो PM है ना, यानी खान साहब, वो नहीं मान रहे, तो कुछ सहाफियों ने वहां से निकल के ये चीज रिपोर्ट की। जो इंडिया का वो दूसरा एक वो व्यापारी था, वो ताजिर था, वो क्या किरदार था? कौन सा? उसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था? ताजिर वो हमारी हुकूमत में, पाकिस्तान की हुकूमत में क्यों इतने इन्फ्लुएंस रखते थे? ये क्या लोग थे? वो अबराज मौलवी अजमल दी हो रही है, अबराज, अच्छा जी, अबराज ग्रुप वाले, अच्छा बता रहे हो, बता सकते हैं कि ये अनिल मुशर्रफ, हु वाज अनिल मुशर्रफ, जो पाकिस्तान में आवभगत करता था, आजकल नहीं आ रहा, क्यों? क्या था वो प्लान? क्या था? लंदन प्लान की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लंदन प्लान उस वक्त बना था जब नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी। उस वक्त लंदन प्लान में इमरान खान, ताहिर उल कादरी और पाकिस्तान के 2 लोग वहां पर बिठाए गए कि इमरान खान को आगे फ्रंट पर लाते हैं। गोहर शाही ने इनको सपोर्ट किया, उनको फंड दिया, आपके धरनों को स्पॉन्सर किया, और राइट, ठीक है, थोड़ा सा ये बहरहाल वो उस आज उंगली उठेगी, कल उंगली उठेगी, दोनों इतराफ की बातें हैं। लेकिन अभी आई हैव टू थैंक एवरीबडी, क्योंकि जो एक सीरियस मसला यानी कि सिंध-तास मुआहदे के ऊपर जो भारत की धमकियां हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग एक टेक्निकल बात की तरफ जाएंगे आफ्टर अ ब्रेक। हम जब लौटते हैं तो स्टे विद अस नाज़रीन। थैंक यू टू एवरीबडी फॉर नाउ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार हम ये जो वाटर सिक्योरिटी का जो एक मामला बना हुआ है, जिस पे भारत जो है आबी जारियत या वाटर टेररिज्म को परस्यू कर रहा है, इस पे एक बहुत वैलिड और लेजिटिमेट एक इंटरनेशनल ओपिनियन कमेंटेटर को इस वक्त शामिल गुफ्तगू करते हैं इस सेगमेंट में। उनसे मैं बात करती हूँ नाजरीन। वी आर हियर बाय जॉइंड बाय Mr. David Michael, who is an expert on food security and water security matters. Very warm welcome, Mr. David. Since India has been continuously threatening Pakistan of pursuing water terrorism, I'd like to know from you that can India actually, hold the Indus Water Treaty in abeyance, as they say that they'll do, because it's a unilateral step that they're threatening they'll take against us. But at the end of the day, it is an internationally arbitrated treaty. So is it even doable?
Under the conditions of the IWT, the Indus Waters Treaty, there is no provision to suspend or hold the treaty in abeyance. So the condition of suspending the treaty or holding it in abeyance, as India has declared, is a legally murky area. It is not certain under what conditions this could apply. India affirms that the conditions underlying the treaty have changed, and so that the Vienna Convention on the Law of Treaties applies when the fundamental underlying circumstances of the international agreement are no longer in extent, no longer hold. But it's not clear that the international community would accept that justification. So the legal status or the legal standing of holding the treaty in abeyance, suspending it, doesn't seem to have solid legal backing. Very fair. David, let us also know that if India does really move forward with, unilaterally building dams over rivers that will affect water supplies to Pakistan, what legal remedies or, non-legal remedies can Pakistan seek to undo that step? If India were to construct infrastructure such as hydropower dams or canals that violate the conditions of the Indus Waters Treaty, then Pakistan would have potentially several pathways to contest these actions legally. One would be the International Court of Justice. Another would be the legal conflict resolution mechanisms inherent in the Indus Waters Treaty itself. Historically, these mechanisms have applied more to technical disputes about the technical specifications of infrastructure that India has designed and constructed on the Indus. And these dispute mechanisms would be mediated by the World Bank. Potentially also, if India's actions were to constitute a significant threat to peace and security in the region, then Pakistan might have recourse to the United Nations Security Council. Finally, there are other diplomatic measures that Pakistan could take under the circumstances of India violating or renouncing the Indus Waters Treaty. In the case of a breach of treaty conditions or treaty agreements, Pakistan would potentially be justified in taking other diplomatic measures such as ceasing diplomatic relations, halting trade, exercising other measures to try and contest India's actions. So there are a number of legal avenues Pakistan might take in the event of India's actions violating the Indus Waters Treaty. Thank you for speaking to us, David Michael, on this very important issue. Nazreen, aaj ke liye itna hi. Allah Hafiz.